अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल ऑफ ब्लाइंड के चेयरपर्सन मौजूद है। इसके साथ साथ ये जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पेशावर ब्लाइंड काउंसिल के, और हुकूमत की तरफ से ये एक ब्रेल टीचर भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी स्ट्रगल क्या है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जो विजुअली इम्पेयर्ड है। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हबीबुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान जी। अगर मुझसे कहीं गुस्ताखी हो गई हो आपके तारुफ में तो एक दफ़ा नाजरीन को अपना पूरा तारुफ करा दें। इट डजंट मैटर, बिल्कुल मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूँ। नाम जैसे आपने फरमाया जी, हबीबुल्लाह खटक मेरा नाम है और मैं ब्रेल टीचर हूँ और डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से मेरा ताल्लुक़ है, एक देहात से। और पिछले 20 साल से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ और साथ साथ ब्लाइंड कम्युनिटी की मतलब थोड़ी बहुत जो वेलफेयर होती है वो भी कर रहा हूँ इसी प्लेटफार्म से। जिस तरह आपने फरमाया कि पेशावर क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड की बिहाफ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मैं डायरेक्टर हूँ। तो बस थोड़ी बहुत एफर्टें कर रहे हैं थोड़ी बहुत ब्लाइंड लोगों के लिए। हबीबुल्लाह साहब, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप किस तरह विजुअली इम्पेयर्ड हुए, ऐसा क्या सानहा पेश आया, नाजरीन ये जानना चाहें। जी भाई, बर्थ तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था जी, लेकिन जब 4-5 साल एज तक पहुंचा तो बस थोड़ी सी बीमारी थी। इतनी ज़्यादा बीमार मतलब ज़्यादा बीमार भी नहीं था, लेकिन वालिद साहब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसन तजवीज़ किए हैं और जो मेडिसन मैंने यूज़ किए हैं तो उन मेडिसन रिएक्शन की वजह से मेरी आई सेट बिल्कुल ख़त्म हो गई। जी जी, जिसकी वजह से उसके बाद और ये किस एज में हुआ आपके साथ? 5 साल तकरीबन जी, 5 ईयर में था उस टाइम। फिर उसके बाद किस तरह आपने एजुकेशन हासिल की? जी पहले तो कोई 7-8 साल तक वालिद साहब की यही ख्वाहिश थी, वालिदैन की, फैमिली वालों की, कि किसी तरीके से इनका इलाज हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत इलाज करवाया, कई दफ़ा ऑपरेशंस भी करवाए, लेकिन बस अल्लाह के काम है जी, इसमें हम कोई मसलियत होगी मेरे ख़्याल में। हम कोई गिला नहीं करते, अल्लाह की हर काम में कोई ना कोई राज होता है, मसलियत होती है, लेकिन इलाज मुमकिन न हुआ। तो जब इलाज मुमकिन न हुआ तो फिर वालिद साहब मेरे, जिस तरह आपको मैंने कहा कि एक देहात से मेरा ताल्लुक़ है, गांव जब्बी से, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से, तो वो आए, पेशावर विज़िट किया। सुना था हमने कि पेशावर में इस तरह स्पेशल बच्चों के स्कूल्स हैं, तो उन्होंने इस स्कूल का विज़िट किया, उनको बहुत अच्छा लगा। आके उन्होंने मुझे सारा किस्सा किया स्कूल के बारे में, यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पे खुश ना हुए तो कोई जॉब तो नहीं, आर्मी की जॉब तो नहीं है कि आपको मतलब है कोई भगोड़ा कर देगा या इस तरह भगा देगा ना, तो आप वापस आ जाना घर। तो मैं भी बिल्कुल खुशी खुशी वालिद साहब की बात मान के और उनके साथ तैयार हो गया आने के लिए। तो वो मुझे स्कूल ले आए पेशावर, तो यहाँ पे मैंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की है। जीटी रोड नशराबाद में हमारा स्कूल है, अब भी है, वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की है। और साथ साथ तालीम के साथ साथ जब मैं 2-3 साल गुजार चुका था उस स्कूल में, तो मैंने मज़ीद जो बुक्स वगैरह ज़्यादा मैंने पढ़ ली थी। तालीम का मैंने आपको बताया बहुत शौक़ था, बचपन ही से शौक़ था कि मेरी हम उम्र दोस्त अहबाब जो सारे स्कूल चले जाते थे, मुझे काफ़ी अजीब फील होता था कि मैं काश मैं भी स्कूल जा सकता, मैं भी इनकी तरह स्कूल पढ़ सकता। तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई और मज़ीद मैंने मतलब बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की। और वो जो कोर्स था 5 साल का, वो मैंने तकरीबन 3.5 साल में कंप्लीट किया। और उसके फ़ौरन बाद मैंने मैट्रिक के लिए प्राइवेट तौर पे कोशिश की कि मैं एग्ज़ाम दे दूं और उसकी स्टडी करनी शुरू कर दी है। फॉरवर्ड स्कूल होता था उस ज़माने में, इलाज के साथ फॉरवर्ड कॉलेज भी बोलते थे। वहाँ 3 से 4 बजे तक मैं रोज़ाना बेसिस पे क्लासें लेता था 2 साल तक। तो 9-10 का मैंने कोर्स भी वहाँ से कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट एग्ज़ाम दे के मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब इम्तिहान दिया और उसमें कामयाब हो गया और मैट्रिक कर लिए। और इसी तरह सिलसिला मतलब एक कामयाबी की तरफ मेरा सिलसिला गामज़ान हो गया। हबीब साहब, उस ज़माने में भी क्या ब्रेल लैंग्वेज थी? जी बिल्कुल, या अभी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है? जी जी, उस ज़माने में बिल्कुल जब मैंने बेसिक अपनी एजुकेशन शुरू की तो ब्रेल ही से मैंने शुरू की है। तो ब्रेल से पढ़ते पढ़ते जहाँ पे ज़ाहिर है फॉरवर्ड स्कूल या कॉलेज की मेरी बात की है,
وہاں پہ میں نے نا ایک نارمل بچوں کے ساتھ، مین اسٹریم کے بچوں کے ساتھ 9-10 کے ساتھ میں نے اسٹڈی کی ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے تھے میں اپنی بریل میں لکھتا تھا، اردو ہو، انگلش ہو، باقی سبجیکٹس ہو، جنرل سائنس وغیرہ جتنے بھی سبجیکٹ ہوتے تھے، اسلامیات وغیرہ، وہ سارے میں اپنے بریل سسٹم میں لکھتا تھا، کیونکہ ہماری ایجوکیشن سیم ہے، سیم سلیبس ہم پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ آج کل تو میں ٹیچر ہوں جس طرح آپ کو بتایا، تو اسی ایجوکیشن کو میں نے جاری و ساری رکھ کے مطلب اپنے بریل سسٹم میں نوٹس تیار کیے، نوٹس پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، اور نارمل بچوں کے ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ باقی حبیب صاحب، اب اگر کرکٹ کی طرف ہم آئیں تو کرکٹ کی طرف یہ رجحان آپ کا کس طرح ہوا، شوق کس طرح پیدا ہوا، اور بلائنڈ کرکٹ کس طرح کھیل سکتے ہیں جو لوگ ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں؟ جی بالکل اچھا سوال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرک کے بعد میرا سلسلہ جاری رہا تعلیم، تو الحمدللہ پھر میں نے ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن کے ایم ایڈ میری کوالیفیکیشن ہے، میں اس کو تھوڑا سا ادھورا چھوڑ گیا تھا نا، تو وہ کمپلیٹ کر دوں، اور اسی اسکول میں میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی، اور شوق تھا مجھے بہت زیادہ حد تک کہ میں کرکٹ کھیل سکوں، اور وہ جو میرے خواب تھے بچپن کے وہ مطلب حقیقت میں بدل گئے نا۔ تو وہاں سے میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیے، اور تقریباً کوئی 10-12 سال تک اپنی کے پی کی ٹیم میں کھیلتا رہا، لیکن اس ٹائم پاکستان ٹیم نہیں تھی، تو 1997 میں جب پاکستان ٹیم بنی اس تک میرا سفر مطلب اپنی کے پی ٹیم میں کھیلتا رہا۔ اس کے بعد مجھے ویسے شوق ہوا کہ یہاں پہ فقدان تھا ایڈمنسٹریشن میں، مطلب کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا کہ جو بلائنڈ کرکٹ کو فروغ دے سکے، ان کو اس کو مزید پروان چڑھوا سکے یا مزید لوگوں کو مطلب اس کی طرف لا سکے۔ تو میرا شوق تھا ایڈمنسٹریشن کی طرف، تو میں آ گیا، جنرل سیکرٹری بن گیا۔ مطلب جو میرے ساتھ دوست احباب تھے جو بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیز سنبھال سکتے ہیں، آپ میں یہ گٹس ہیں، شاید مجھے تو معلوم نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے ایز اے جنرل سیکرٹری مقرر کیا۔ تو جنرل سیکرٹری مقرر کیا، شاید ان کی یہ مطلب پروڈکشن صحیح تھی، تو الحمدللہ تب سے لے کر میں ابھی کے پی لیول کا میں جنرل سیکرٹری ایز اے کام کر رہا ہوں، اور بلائنڈ کرکٹ کو اس حد تک الحمدللہ کامیاب کیا، اور کامیابی سے کھیل رہے ہیں کہ ہمارے کلب کے الحمدللہ کوئی 17-18 ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان ٹیم میں کھیل چکے ہیں، نیشنل ٹیم میں کھیل چکے ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ اپنے صوبے کا، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بھی روشن کر چکے ہیں۔ کئی ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں، ایسے دوست بھی ہیں جن کو پرائڈ آف پرفارمنس مطلب دیا گیا، پریزیڈنشل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مطلب گینز بک میں ان کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ تو الحمدللہ اب مطلب کافی اس کلب کے جو پلیئرز ہیں اچھی پوزیشن میں ہیں، اور اب بھی اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہمارا ایک ورلڈ کپ انشاءاللہ دسمبر میں آنے والا انڈیا میں ہوگا، اس میں بھی ہمارے 3 پلیئرز ہیں جو کہ انشاءاللہ کھیلیں گے۔ حبیب اللہ صاحب، یہ جو کرکٹ ہوتی ہے یہ کس لیول پہ کھیلی جاتی ہے؟ نیشنل، انٹرنیشنل، ریجنل، کون سے لیولز پہ کھیلی جا رہی ہے بلائنڈ کرکٹ؟ جی ہم تو ویسے اسٹارٹ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب اسٹوڈنٹ تھے اس ٹائم سے شوق تھا۔ ابھی میں جب جس اسکول میں پڑھاتا ہوں اس میں بھی کئی ایسے بچے ہیں جن کو شوق ہے، ہم ان کو یہاں اسکول میں بھی پریکٹس کرواتے ہیں، باقاعدہ ان کو سکھاتے ہیں کہ یہ رولز ہیں، آپ کے بال اس طرح پکڑنا ہے، اس طرح پھینکنا ہے، اس طرح بال پکڑنا ہے، بیٹ کو اس طرح پکڑنا ہے۔ جن کے اسکول لیول سے اس کو شروع ہم کروا دیتے ہیں، جن کا شوق ہوتا ہے ان بچوں کو اسکول لیول سے ہم شروع کروا دیتے ہیں، تو پھر آگے جا کے جتنی ایج ان کی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور اچھے پلیئر بنتے جاتے ہیں، ہم اپنے جو قومی ٹیم میں اس میں بھی ان کی صحیح ہوتی ہے، پھر اپنے کے پی لیول کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں کھیلتے ہیں، پھر قومی ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ جو ہمارا سسٹم ہے نیشنل ٹیم جو قومی ٹیم ہوتی ہے اس میں جا کے جگہ بنوا لیتے ہیں۔ اور اس طرح آپ لوگ کے مختلف ملکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے، مختلف پروونسز کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے میچز؟ جی بالکل، ہمارے یہاں پہ اسکول لیول کے مقابلے ہوتے ہیں، بین الصوبائی لیول کے مقابلے ہوتے ہیں، اور بالکل ریجنل لیول کے بھی مقابلے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بالکل ورلڈ کپ ہوتا ہے، ایشیا کپ ہوتا ہے۔ ہم جی انڈیا ہماری ٹیم کافی دفعہ جا چکی ہے، دبئی UAE جا چکی ہے، انگلینڈ گئی ہے، آسٹریلیا کئی دفعہ گئی ہے، ساؤتھ افریقہ گئی ہے، تو مختلف کنٹریز سے ہمارا مطلب کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ ایک پروگرام پلان ہے دسمبر میں، 3-4 دسمبر سے پلان ہے ورلڈ کپ جو کہ انڈیا میں ہوگا، اور اس میں ہماری ٹیم انشاءاللہ شرکت ضرور کرے گی۔
इंशाल्लाह। हबीब साहब, जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम है जो किसी वजह से या वजूहात की वजह से मुकम्मल नहीं है? अल्लाह ताला ने अगर उनसे एक नेमत ले ली, उसके बजाय उन्हें दूसरी नेमत दे दी है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि वो अपने हौसले पस्त ना करें? मेरा ये पैगाम है कि वो हिम्मत ना हारें और हिम्मत से काम लें, मेहनत करें। उनके लिए मेरे ख़्याल में मैं एक मिसाल हूँ, मशाल राह उनके लिए मतलब बन सकती है। ये मेरा मैसेज, हमारा ये इदारा, इस इदारे में आएँ, वो पहले अपनी एजुकेशन को हासिल करें। इस इदारे में हर किस्म की फ़ैसिलिटी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। रिहाइश उनकी फ़्री, खाना पीना फ़्री, बुक्स फ़्री, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं। इवन के बच्चों को हम पिक एंड ड्रॉप भी फ्री देते हैं। हर किस्म की सहूलत है और स्टैंडर्ड की मतलब हर चीज़ मौजूद है। तो मेरे ख़्याल में ये एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम मतलब उठाया हुआ है। स्पेशल बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ, इस इदारे में आके पढ़ें और अपने आप को जिस फील्ड में वो चाहें अपने आप को मनवा सकते हैं। जिस तरह मेरा शौक़ था स्पोर्ट्स में, क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट में, उसमें अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि एक कामयाबी से मतलब अपनी ज़िंदगी भी गुजारा हूँ। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ बल्कि मैं जिस तरह आपको बताया कि अपने सेटअप को रन कर रहा हूँ, पेशावर क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड को, और या पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को भी मतलब कर रहा हूँ ना। तो इस तरह वो भी आके मेरी तरह मतलब अपना किरदार अदा कर सकते हैं और जिस फील्ड में वो मतलब चाहें वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और आप अगर नाज़रीन को ये बताते चले कि आप लोगों ने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, इसकी ज़रा थोड़ा सा टच दे दें। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास कई रिकॉर्ड हैं, पाकिस्तान टीम के पास, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पास कई रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बड़ा रिकॉर्ड है, हमने 2 दफ़ा जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो जीते हैं। 2 दफ़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन रह चुके हैं। और अभी इस इंशाल्लाह जो आने वाला वर्ल्ड कप है दिसंबर में होगा इंडिया में, उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ज़रूर अपने मतलब फातिहा होके वापस इंशाल्लाह लौटेंगे इंडिया से। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। शुक्रिया जी आप लोगों का। नाजरीन, जिस तरह आपने हबीबुल्लाह साहब से सुना कि आगे बढ़ने के लिए चाहे जो भी दुश्वारियां आपके पास हो, लेकिन आपके अंदर गट होनी चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए और हौसला कभी भी नहीं हारना चाहिए कि अगर आपसे अल्लाह ताला एक नेमत ले लेते हैं तो उसके बदले वो आपको बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं, लेकिन हम लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं और हम लोग वहीं अपने हौसले हार के बैठ जाते हैं। और हमारे सामने जीती जागती मिसाल हबीबुल्लाह साहब की, जो कि ना सिर्फ एक टीचर हैं बल्कि एज ए डायरेक्टर भी काम करें, जनरल सेक्रेटरी भी काम करें क्रिकेट के लिए, जिसको शायद हम विजुअली पेयर्ड होकर भी, देखते हुए भी या सुनते हुए भी शायद इतने अच्छे तरीके से ना खेल सकें जिस तरह ये खेल रहे हैं और आगे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।